तो स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटेड या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 45। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, बताइए। तो यह है अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, पूछ रहा है। ठीक है, तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य ये तो होते हैं, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनना है नीति निर्देशक तत्व के संबंध में। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व सही है, बी ऑप्शन है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे यानी नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। और लास्ट ऑप्शन है, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में लाया जा सकता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश कौन सी समिति किए थे? LM सिंघवी समिति। कौन सी समिति? LM सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया? संविधान के भाग 12 में, तो भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया, बताइए। तो वो क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा के प्रावधान के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 253 जो है वो संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो कौन सा निर्णय था वो? संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। तो ये जो इसमें बताया, इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किस में ही बताया गया था कि संविधान की जो आधारभूत संरचना है उससे कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उसे आप संशोधित नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। तो क्या है निम्नलिखित में से? भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, भाग 17 ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन चुनिए। गलत कथन जो है उसे चुनना है। ठीक है, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को तो वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, सही है, गलत चुना है। लेकिन वेतन भारत की संचित निधि से, ये गलत है। राज्यपाल का जो वेतन होता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन जो पेंशन है, पेंशन देखिए, अब आगे देखते हैं ऑप्शन। पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। हाँ, पेंशन जो है वो कहाँ से दिया जाता है? वो दिया जाता है भारत की संचित निधि से। ठीक है, राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन उसका जो पेंशन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप पूछिएगा कि क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसलिए दिया जाता है कि राज्यपाल जो हैं वो कोई फिक्स नहीं रहते कि आज इस स्टेट के हैं कल उस स्टेट के हो जाएंगे, ऐसा फिक्स नहीं रहता है, तो वो चेंज होते रहते हैं, कभी इस स्टेट के रहते हैं कभी उस स्टेट के। तो इस मुताबिक अगर बोला जाए कि राज्यपाल तो चेंज होते रहते हैं, तो फिर उन्हें वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलेगी, लेकिन पेंशन कैसे मिलेगी? क्योंकि आज तो ये 5 साल यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस राज्य का यानी बिहार का रह रहे हैं, कभी 5 साल किसी और स्टेट का रह रहे हैं, तो फिर पेंशन कैसे मिलेगा? तो इसलिए पेंशन उन्हें सेंट्रल लेवल से मिलता है, भारत की संचित निधि से उन्हें पेंशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया था? तो कौन सा शासक है? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मैंने पहले भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया था, क्या कहा जाता था? अमाजू।
क्वेश्चन नंबर 13, ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नवदा टोली से। कहाँ से? नवदा टोली, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है एशिया माइनर से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो कौन सा संगठन था? ये है भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम बदलकर 1885 में क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी महिला अध्यक्ष बन चुकी थी? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट में। पहले भी बता रखा हूँ, आप मुझे ऐसे मैं बता देता हूँ कितनी महिला बन चुकी थी। ये बने थे 3 महिला। अब कौन कौन बने थे ये आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं इनका नाम बता चुका हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही है। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये गलत है, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, सही है। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मस्सत जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? मस्सत जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 18, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? कौन सा? फतवा ए आलमगीरी किस शासक के शासनकाल में लिखा गया, बताइए। ये लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 19, कोलकाता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कोलकाता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? तो किसने घोषित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी। कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो कौन थे ऐसे जो भारत में क्रिप्स मिशन भेजे थे? बताइए कौन से प्रधानमंत्री थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है सूची का, ठीक है। तो पहला है केसर, तो केसर कहाँ? जम्मू कश्मीर। दूसरा है काली मिर्च, काली मिर्च कहाँ? केरल, पता ही होगा केरल जो है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा है हल्दी, हल्दी कहाँ? आंध्र प्रदेश। और चौथा है जीरा, जीरा कहाँ? राजस्थान। यानी 4 3 2, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? कौन सी कीमत ऐसी है जिसे किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है, बताइए। तो कौन सी ऐसी कीमत है? वो कीमत है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, MSP जिसे हम लोग बोलते हैं, MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड जिसे बोला जाता है की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये की गई थी शिवरामन सिंह समिति की अनुशंसा पर। किनकी? शिवरामन सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 27, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? कल का ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वाला जो सेक्शन है उसमें मैंने बताया था, जो लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट कराते हैं इसी बुक में दिया हुआ है, उसी में मैंने बताया था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से की गई है? तो सोवियत संघ, रूस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न पर विचार करें। तो विचार करनी है, देखते हैं क्या विचार करनी है। गर्म और शुष्क जलवायु, दूसरा है हल्की और गीली सर्दी, तीसरा है सदाबहार ओक के पेड़। अब क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़,
ये विशेषता है भूमध्य सागरीय। ठीक है, कौन सी है? भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ठीक है पढ़ लेते हैं कौन सा नहीं है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश सही है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश सही है। माना दर्रा सिक्किम गलत है, तो माना दर्रा कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा सी। तो माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। नीति माना लेक, ठीक है। और जलेपला दर्रा सिक्किम, ये भी सही है। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री या बृहद हिमालय की श्रेणी में स्थित है नामचा बरवा, ठीक है। 31, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखूर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखूर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है मन। क्या कहलाती है? मन, ध्यान रखिएगा, मन कहलाती है। मरुधान किसे कहा जाता है? तो मरुधान कहा जाता है किसे? रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र जो होता है उसे मरुधान कहते हैं, ठीक है। यानी मरुस्थल के क्षेत्र में जो उद्यान का भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो उद्यान का भाग है, मतलब जैसे हरियाली है या फिर जल जहाँ पे, उस क्षेत्र को मरुधान कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित घास के मैदान में कौन सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सही सुमेलित है ये बताना है। कंपोज उत्तरी ब्राजील गलत, पंपास चिली गलत, लानोज वेनेजुएला हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 34, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील, आयतन की दृष्टि से पूछ रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 35, टोरेस जलजमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टोरेस किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है बताइए? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य। कौन सा? टोरेस जलजमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 36, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स कार्य करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 37, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से औसत्य कथन, औसत्य यानी जो गलत है वो बताना है, ठीक है। तो औसत्य कथन, त्वचा से सांस लेता है सही है। शीत रक्त प्राणी है सही है। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है बिल्कुल गलत है। ये उभयचर वर्ग के अंतराल में आते हैं सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मान होता है 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मैग्नीशियम आतिशबाजी सुमेलित है। मैग्नीज फर्टिलाइजर सही है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब सही है। तांबा गैल्वेनीकरण यही गलत है। तो जो गैल्वेनाइजेशन होता है उसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? H2SO4। क्वेश्चन नंबर 42, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती? प्रभावित नहीं होती, कौन सी गैस की मात्रा? तो ये है नाइट्रोजन। जितना लेते हैं उतना छोड़ते हैं नाइट्रोजन, इसलिए प्रभावित नहीं होती है। दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा है? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण नहीं है। शकरकंद जो है वो प्रकंद का उदाहरण है, ना कि तना का। क्वेश्चन नंबर 46, अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है? अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है बताइए? तो उस वाहिका का नाम है यकृत प्रवेश द्वार शिरा। क्या है? यकृत प्रवेश द्वार शिरा। क्वेश्चन नंबर 47, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लीहा मलेरिया से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 48, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? जिनका स्रोत पादप नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु। क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग
नहीं पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, डेमेंशिया यही अनुवांशिक रोग नहीं है, लेकिन हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम बनना था, ये अनुवांशिक है। क्वेश्चन नंबर 50 जो इस सीट का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन? हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट, विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? 1825 ईस्वी में। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई? वो चलाई गई 1925 में। ये देख सकते हैं आप, रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। विश्व में सबसे पहली बार कब चलाई गई? 1825 ईस्वी में। लेकिन भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई? 1925 ईस्वी में, यानी 100 साल बाद। ठीक है, रिलेट करके याद करने के लिए इसे बता दिया मैंने। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई? वो चलाई गई 1969 ईस्वी में। अब जब 1969 आ ही गया तो इसके बारे में मुझे एक पॉइंट बताइएगा कि 1969 में किसकी स्थापना की गई थी? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। 1969 में किसकी स्थापना की थी ये बताइएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी कब? 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 1950 में। बोर्ड की स्थापना हुई 1905 में और बोर्ड की जो राष्ट्रीयकरण हुई 1950 में। देख लीजिए, सिर्फ 5 जीरो इधर 5 जीरो इधर कर देना है बस। नेक्स्ट है, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था कब? 1924-25 में, एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 1924-25 में, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। रेल बजट को पुनः आम बजट में फिर कब शामिल कर दिया गया? तो 2017 में। ठीक है। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? 1984 में। मेट्रो जो कलकत्ता मेट्रो रेल है उसकी शुरुआत कब की गई? 1984 ईस्वी में। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? 2002 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया कब? 2014 ईस्वी में, मुंबई में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल 2014 में, मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? बड़ौदा, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई, जिसे नहावा शोभा भी कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह है खांडला। चलिए अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में। ठीक है, अब आ गया NW। ठीक है, NW1। NW का मतलब समझे? नेशनल वाटरवे। क्या होगा? NW का अर्थ है नेशनल वाटरवे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं NW1 कहाँ से कहाँ तक, कितनी लंबाई है NW1 की? तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक, NW1। अब NW2, इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? सदिया से धुबरी तक। तीसरा है NW3, इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर, कोल्लम से कोटापुरम तक। कहाँ तक? कोल्लम से कोटापुरम तक। NW4 है, जिसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर, काकीनाडा से मरक्कानम तक। कहाँ से कहाँ तक? काकीनाडा से मरक्कानम तक। NW5 है, 623 किलोमीटर, इसकी लंबाई ये कहाँ से कहाँ तक है? तलचर से धामरा तक। तलचर से धामरा तक। NW6, इसकी लंबाई 121 किलोमीटर, लखीमपुर से भांगा तक। कहाँ से कहाँ तक? लखीमपुर से भांगा तक। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आप लोग को बोला था कि हमारा 1K सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो आप लोग के लिए सरप्राइज़ लाऊंगा। तो सरप्राइज़ वाली वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही डाल दी है चैनल पे, आप देख लीजिए। और अभी बहुत सारा अन्य सरप्राइज़ भी आने वाला है। जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करते जाएंगे, आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर पता चल जाएगा। जब आप लोग सिर्फ 1K सब्सक्राइबर पूरा किए तो मैंने इतना कुछ सरप्राइज़ आप लोग के लिए लाया। अब आगे जितना ज़्यादा करते जाएंगे तो अभी और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ आप लोग के लिए आता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।